हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था सिंधु सभ्यता। तो जैसा कि हमने जाना था कि बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त होती गई। उसके बाद जो सभ्यता आई वो है वैदिक सभ्यता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैदिक। जो हमारे वेद थे उनकी जानकारी हमको इसी सभ्यता से मिली थी। तो वैदिक सभ्यता की समय सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसकी समय सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वैदिक काल की समय सीमा क्या है। वैदिक सभ्यता के समय को दो भागों में विभक्त किया गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो था उसकी समय सीमा थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो था उसकी समय सीमा थी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की जानकारी, ऋग्वेद की जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिली थी, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो बाकी के 3 वेद थे उनकी जानकारी हमें मिली थी उत्तर वैदिक काल से। इन तीनों चीजों की समय सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति उत्पन्न हुई उसको क्या कहते थे? वैदिक सभ्यता। इस काल में वेदों की रचना हुई, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। यह सभ्यता आर्यों ने विकसित की। आर्य यहाँ के कौन थे? मूल निवासी थे। जो वहां के मूल निवासी थे उनको किस नाम से जाना जाता था? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान किसको माना था? मध्य एशिया ने। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे, लेकिन जो मैक्स मूलर हैं उनके अकॉर्डिंग मध्य एशिया में बसे थे। ऐसे ही और भी अनेक विद्वान हैं जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत। इन लोगों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत का ये यूज करते थे। आर्य सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर बसे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे। तो ये कहाँ आकर बसे? उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसको क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। यह नाम सिंधु नदी और उसकी 6 सहायक नदियों के कारण पड़ा। ये जो सप्त सैंधव प्रदेश नाम है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है सप्त सैंधव यानी कि सिंधु नदी, और प्लस उसकी 6 सहायक नदी। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। तो यहाँ पर जो जो देवता थे जिनकी पूजा करी जाती थी, सबसे पहले थे इंद्र। इंद्र देवता को माना जाता था जो युद्ध के नेता और वर्षा के देवता होते थे। दूसरे नंबर पर हैं अग्नि देवता। ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। वरुण देवता पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक। और सबसे फिर धौ, फिर क्या थे? धौ आकाश का देवता। ये सबसे प्राचीन देवता थे। सोम, सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। इन देवताओं को उस टाइम में पूजा जाता था। और विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान के देवता। तो ये देवता थे जिनको पूजा जाता था। इनकी पूजा की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये इनके प्राचीन नाम हैं और ये इनके आधुनिक नाम है। आधुनिक नाम मतलब अब क्या बोला जाता है इन नदियों को? प्राचीन समय में कुभा, कुभा नदी है। काबुल, इसको अब क्या बोला जाता है? काबुल। फिर वितस्ता, वितस्ता झेलम। आस्किनी चिनाब। परुष्णी रावी। शतुद्री सतलज। विपाशा ब्यास। सदानीरा गंडक। दृशदवती घाघर नदी। गोमल गोमती नदी। सुबस्तु स्वात नदी। क्रुब कुर्रम नदी। आपने ये सब नाम तो सुने होंगे, लेकिन जो पुराने नाम है ये नहीं सुने होंगे। ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि जैसे कुभा नदी को आधुनिक नाम क्या है, या फिर चिनाब को प्राचीन नाम क्या है, सतलज का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, व्यास नदी। तो इनसे भी बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद हैं। अब हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। जो हमारे 4 वेद हैं कौन कौन से?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इसमें कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, जिनमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं, जिनमें से 118 मंत्र रिपीट किए गए हैं। गायत्री मंत्र, जो हमारा गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, यानी कि वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में बाद में 2 मंडल और जोड़े गए हैं, पहला और 10वां। जो पहला और 10वां मंडल है ये ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था। अब आते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें संगीत का वर्णन मिलता है। साम का अर्थ है गान, साम का अर्थ क्या है? गान। इसमें संगीत का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और पूजा विधि शामिल है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? प्रकृति की पूजा, तंत्र मंत्रों का ज्ञान, चिकित्सा संबंधी मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत बाधा आदि। कहाँ से जानकारी मिली? अथर्ववेद से। इसकी रचना किसने की? अथर्व ऋषि ने। अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने। तो सामवेद में हमें संगीत की जानकारी मिलती है, यह संगीतों का वेद है। यजुर्वेद में हमें यज्ञों के नियम, पूजा विधि वगैरह शास्त्र की मिलती है। अथर्ववेद से हमें प्रकृति की पूजा, तंत्र मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत बाधा, इस सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अब आता है ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था उसको 4 भागों में बांटा गया था, जैसा कि अब भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस टाइम पे जो इनको बांटा गया था व्यवसाय के ऊपर, इनके व्यवसाय, जैसे सबसे ऊपर जिसका व्यवसाय था उसको ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। इसी तरह प्रशासनिक इकाई जो थी इनकी, उसको 5 भागों में बांटा गया था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। तो कुल से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर विश बनता था, विश से मिलकर जन, जन से मिलकर राष्ट्र। कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप। कुल मतलब परिवार, परिवार का कौन मुखिया होता था? पिता, उसको क्या कहते थे? कुलप। फिर कुल से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर विश बनता था, विश का मुखिया विशपति। फिर विश से मिलकर जन, जन का मुखिया कौन होता था? जनपति। और फिर जनों से मिलकर बनता था राष्ट्र। तो इस तरह से यहाँ की प्रशासनिक इकाई जो थी वो थी 5 भागों में बटी हुई। अब आते हैं, हम जानेंगे वेद कितने होते थे? 4, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। फिर आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। पुराणों के बारे में, कुछ के बारे में तो आपने सुना भी होगा, कुछ के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये 18 पुराण हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, नारद, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इनमें से कुछ पुराण हैं जिनके बारे में हम कॉमन खूब बातें करते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। वेदांगों की संख्या कितनी होती है हमारे? 6, जो कि हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। फिर क्या आते हैं? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं हमारे? 108। फिर आते हैं दर्शन। दर्शन की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से होते हैं? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ऋषि ने। न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ऋषि ने। योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि ऋषि ने। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने। उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने। पूर्वी मीमांसा जैमिनी ऋषि ने। तो इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शन की किसने की रचना, न्याय दर्शन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी हमें पता होने चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी थी, पुराणों की कितनी थी, वेदांगों की कितनी थी, उपनिषद की कितनी थी, दर्शन की कितनी थी। ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था। यहाँ का समाज कैसा होता था?
पितृ प्रधान, मातृ प्रधान न होकर पितृ प्रधान, मतलब पिता को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ। इसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसको हम क्या कहते थे? कुलप। बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस काल में प्रचलित नहीं थी। महिलाएं पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाओं को काफी उच्च स्तर प्राप्त था, ये पढ़ाई भी कर सकती थी और इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तो जो ये घोषा, अपाला, विश्वास, जो ये विदुषी महिलाएं हैं, इनका उल्लेख कहाँ से मिला है? ऋग्वैदिक काल से। अगर क्वेश्चन आ जाता है इनके नाम से कि इनका किस काल में उल्लेख मिलता है, तो आप कर सकते हैं ऋग्वैदिक काल। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती और पशुपालन। जैसे सिंधु सभ्यता में क्या था? कृषि जो थी उनकी मुख्य व्यवसाय था। इनका आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती और पशुपालन। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? लोहा। तो लोहे की खोज कौन से काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इस काल में 3 वेदों के अतिरिक्त वेदांग, उपनिषद आदि की रचना हुई। जो वेदांग और उपनिषद जो हैं, उनकी रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशेषता है। चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। क्या किसको कहा जाता है मिट्टी के बर्तन? चित्रित धूसर मृदभांड। इस काल में मिले थे मिट्टी के बर्तन। इससे प्रमाण मिला है कि जो मिट्टी के बर्तन थे, लोहे के बर्तन जो थे, वो इसी काल में बने थे। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य प्रदेश, जिसका प्रसार यमुना से लेकर गंगा के दोआब तक था। यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र क्या था? ये था मध्य प्रदेश। ऋग्वैदिक काल का हमने बताया था उत्तरी पश्चिमी एरिया, और सप्तसेंदर प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता था। इस काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होता गया। इस काल से ही राजा का पद जो था वो वंशानुगत होता गया, अर्थात जो राजा था, जैसे उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा आगे चलकर राजा बनेगा, इस तरह की जो परंपरा थी वो इस काल से ही शुरू होती गई। राष्ट्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। राष्ट्र शब्द जो है हमारा, इसका प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को काफी उच्च सम्मान दिया गया था और इस काल में थोड़ी गिरावट आई। जो ये वर्ड हैं, यव जौ, व्रीहि धान, गोधूम गेहूं, मांड उड़द, गुदग मूंग, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिला है कि ये सभी खाद्यान्न जो हैं उस टाइम से चले आ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जौ को क्या कहा जाता था? यव। धान को कहा जाता था व्रीहि। गेहूं को कहा जाता था गोधूम। मांड का अर्थ क्या है? उड़द। गुदक का अर्थ है मूंग। तो इनको भी याद कर लीजिएगा। इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया है। इस काल में कौन से देवता को सर्वोच्च माना गया है? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बलि देने की प्रथा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में बलि देने की प्रथा का प्रचलन था। वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।